नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी टू द पॉइंट। आज हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस 31 दिसंबर 2022 का करेंगे। तो फ्रंट पेज में सबसे पहले एक बहुत दुखद खबर है कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मां का देहांत हो गया है। उसके बाद हमने ये कल खबर पढ़ी थी कि कैसे उज़्बेकिस्तान में कुछ बच्चों की, कल या परसों की न्यूज़पेपर में था ये, तो नोएडा की एक कंपनी की दवा थी, उसकी वजह से बहुत कुछ 18 बच्चों को शायद मृत्यु हो गई थी, ऐसा वहाँ पे एलिगेशन लगा था। और इंडिया में फिर इंस्पेक्शन के बाद इस दवा कंपनी को फ़िलहाल के लिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर, प्रोडक्शन पर हॉल्ट लगा दिया गया है। उसके बाद एक और खबर थोड़ा सा काम की है यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में और एनपीएस के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लाने वाली थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि इन्होंने बोला कि जो एनपीएस मनी, एनपीएस में क्या होता है दोस्तों कि आधा, फॉर एग्जांपल 10% अमाउंट गवर्नमेंट या फिर जो एम्प्लॉयर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है और बाकी का रेस्ट 10%, मतलब 50-50 कंट्रीब्यूशन, ज़रूरी नहीं है 10%। तो 50% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है और 50% कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉय करता है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी तक जो एनपीएस में पैसा दिया था उसको वापस मांग रहे हैं कि आप लोगों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम जब दे रहे हैं तो हमें जो हमने पहले पैसा दे रखा है उसको वापस मांगिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि एनपीएस का पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एनपीएस का पैसा रिटायरमेंट में ही दिया जाता है। तो ये इशू है, आप जो है सेंट्रल स्टेट का भी यहाँ पे इशू है, और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में और क्या इसके फ़ायदे नुकसान हैं ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ब्रीफ में मैं ये बता दूँ कि इसमें क्या होता है कि पहले के लोगों को 2004 से पहले के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको सरकार अपने पास से पेंशन देती थी, लेकिन उसके बाद से एनपीएस सिस्टम आ गया। उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो एम्प्लॉयर होता है वो 50% कंट्रीब्यूट करता है और जो एम्प्लॉय होता है 50% वो अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करता है, और वो पैसा फिर एनपीएस में इकट्ठा होता है और रिटायरमेंट के बाद मिलता है फिर, और उससे पेंशन मिलती है। तो फ्रंट पेज पे और तो कुछ खबर है नहीं। हम आते हैं, अब दिल्ली का है ये, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे भी कुछ काम की खबर है नहीं। अब हम सीधा आते हैं एक्सप्रेस नेटवर्क, क्या है, हाँ। तो इसमें जो है ये है कि केरला लॉयर हेल्प फॉर ट्रेनिंग पीएफआई हिट स्क्वाड एनआईए। तो आपको पता होना चाहिए कि पीएफआई, जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे इंडिया में काम करती है। इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है अंडर यूएपीए। यूएपीए का मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो एनआईए ने द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ऑन फ्राइडे अरेस्टेड advocate from Kerala a day after conducting searches at 56 locations connected to activist and leader of the banned outfit Popular Front of India across the state। तो एक लॉयर को अरेस्ट करा गया है। और क्या हुआ है, और पीएफआई पे एक्यूजेशंस क्या लगे हैं यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा दिया है कि they are accused of organizing terror training camps and recruitment of persons to carry out terrorist act। According to the charge sheet, the accused persons were radicalizing gullible Muslim youth and recruiting them into PFI through speeches filled with hatred and venom against the union government as well as other organizations and individuals। तो यूथ को जो है बेसिकली ये लोग गलत डायरेक्शन में भेज रहे थे, इस वजह से इन पे बैन लगा है। इनके कई सारे एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर भी बैन लग गया है। बस इनका एक पॉलिटिकल विंग जिसका नाम है शायद SDFI, सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर बैन नहीं लगा है, क्योंकि इस यूएपीए के अंडर होम मिनिस्ट्री को पावर होती है बैन लगाने के लिए। तो लेकिन ये SDFI एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी को केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैन कर सकता है, ECI बैन कर सकता है, होम मिनिस्ट्री इस पर बैन नहीं लगा सकती, इसलिए SDFI पर बैन नहीं लगा है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, कुछ काम की खबर है नहीं। फिर एक्सप्लेन पेज पे यहाँ पे मेटावर्स के बारे में दिया है और AI के बारे में दिया है। तो AI के बारे में आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए AI के बारे में। आप इसको गूगल सर्च या यूट्यूब पे कोई बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं, AI के बारे में जान सकते हैं। मेटावर्स क्या है, मेटावर्स फेसबुक जो कंपनी थी जिसका नाम अब मेटा हो गया है,
तो मेटा वालों ने अपना एक वर्चुअल यूनिवर्स क्रिएट करा है जिसका नाम इन्होंने रखा है मेटावर्स। तो यहाँ पे इसमें कुछ काम की ऐसी खबर है नहीं। और फिर यहाँ पे इन्होंने बुक रिकमेंड करी है कि 5 नॉन फिक्शन बुक जो है जो आने वाली हैं, और उसको आप देख सकते हैं। तो ये 5 बुक्स के नाम दे रखे हैं और एक मेमोयर दे रखा है। जब आएंगे तो आप इनको, अगर आप नॉन फिक्शन पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं। प्रताप भानु मेहता का आर्टिकल है विश्व गुरु। ये थोड़ा बहुत क्रिटिकल होते हैं गवर्नमेंट के, और इस आर्टिकल में भी इन्होंने कुछ ऐसे काम की खबर लिखी नहीं है ज़्यादा। बस यहाँ पे हम थोड़ा ये इसका जस्ट देख लेते हैं क्या है। द विश्व गुरु imperiously walks on the world stage. It stares down every external challenger, hunts down every internal enemy. But these are the more exalted ideals. The Vishwaguru is also material power, the factory of the world, a leader in manufacturing, the self-sufficient powerhouse in defense production, the land of abundance and overflowing jobs that the rest of the world will envy and covet. तो विश्वगुरु का मतलब केवल जो है चैलेंजर एंड सबको हंट डाउन करना और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी होना, यही सब केवल विश्वगुरु का मतलब नहीं होता। विश्वगुरु का मतलब ये भी होता है कि हम जो है मटेरियल पावर भी हों, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हों, और सेल्फ सफिशिएंट हो इन डिफेंस प्रोडक्शन। ये सब चीज़ें भी विश्वगुरु के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया को विश्वगुरु बनने के लिए ये सब चीज़ें भी जो है करनी पड़ेंगी। ये आर्टिकल हम नहीं ध्यान देंगे कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम इस पे आते हैं। राम माधवन ने जो है लिखा है, ये वैसे तो बीजेपी के लीडर हैं बट कभी कभी अच्छा लिखते हैं। आज जो है इन्होंने बेसिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या शिफ्ट आया है और क्या चेंजेस आया है उसके बारे में डिस्कस करा है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉक्ड अबाउट मेकिंग द यूएस अ प्रिंसिपल पार्टनर इन द रियलाइजेशन ऑफ इंडियाज राइज एज अ रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड पावर। मोदी जी ने ये बात करी कि यूएस को प्रिंसिपल पार्टनर बनाने की इंडिया के राइज में। इंडिया इज़ नॉट न्यू इन प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बात करी है कि इंडिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक प्रोएक्टिव रोल आज से ही नहीं केवल कर रहा है। इनफैक्ट जब से इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ है तब से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया ने हमेशा जो है एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करा है, चाहे वो नेहरू जी के ज़माने में हो चाहे अब। फिर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया कि कैसे GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ये जो नेगोशिएशंस था, और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था, फिर WTO नेगोशिएशंस, यहाँ सब जो है इन सब एग्रीमेंट्स के दौरान इंडिया ने कैसे थर्ड वर्ल्ड का मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए कैसे इंडिया ने आवाज़ उठाई इन सब नेगोशिएशंस में एट द वर्ल्ड स्टेज। फिर हाउएवर इंडिया इन द प्रोसेस एक्वायर्ड द इमेज ऑफ बीइंग अ नेसेयर एंड ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट। लेकिन जब ये इंडिया ने अपना और अपने बेसिकली थर्ड वर्ल्ड का प्रॉब्लम्स को रेज करा और हमारे इंटरेस्ट की बात करी तो वेस्ट ने हमें बोला कि ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट हैं और ये रोकते हैं काम को वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने बताया कि कैसे PM मोदी जी के आने के बाद शिफ्ट हुआ हमारे अप्रोच में, और ये सबसे पहले हमको दिखा पेरिस क्लाइमेट समिट में। पेरिस क्लाइमेट समिट 2015 प्रोवाइडेड द फर्स्ट मेजर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू हाईलाइट इट्स न्यू प्रायोरिटीज़। अब हमारी न्यू प्रायोरिटीज़ क्या थी? अब हम जो केवल आवाज़ उठाते थे हम अब उसको मटेरियलाइज करना चाहते हैं। तो इंडिया के एफर्ट्स की वजह से ही पेरिस क्लाइमेट के दौरान कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट को सारी कंट्रीज़ ने एग्री करा है इस पर। CBDR क्या होता है? CBDR मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो एमिशंस हुए हैं दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल गैसेस के, ये जो इसमें डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं इनको ज़्यादा, इनका रोल ज़्यादा है क्योंकि हिस्टोरिकल एमिशन इन्होंने ज़्यादा करे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ को कम है। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब अब हमें अगर क्लाइमेट चेंज से फाइट करना है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉमन है लेकिन डिफरेंशिएटेड भी हैं एट द सेम टाइम। डिफरेंशिएटेड मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं या फिर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है इसको ठीक करने के लिए, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होना चाहिए। फिर जो है यहीं पे पेरिस क्लाइमेट में ही इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट भी आया है। इसका मतलब ये है कि हर कंट्री खुद से बताएगी कि हम कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब कितना हम अपना रिडक्शन करेंगे कार्बन फुटप्रिंट में और कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे टुवर्ड्स टैकलिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके बाद इन्होंने बताया कि कैसे कोविड के दौरान इंडिया ने जो है एक लीडरशिप रोल
जो है दिखाया, और 90 कंट्रीज़ को टाइमली सप्लाई ऑफ वैक्सीन अंडर वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम सप्लाई करा वैक्सीन वगैरह। और उसके बाद इन्होंने बताया कि द न्यू ईयर इज़ दस गोइंग टू प्रोवाइड इंडिया विद द अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल इट्स वर्ल्ड पावर एम्बिशन दैट इट्स लीडरशिप आर्टिकुलेटेड इन 2015। तो नए साल में नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फिर यहाँ पे और भी एग्जांपल इन्होंने दिया कि एशियान, सार्क, बीम्स्टेक वगैरह में कैसे इंडिया ने अपना जो है रोल, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करा है। फिर जो है इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के बारे में बात करी गई, जिसको प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में स्टार्ट किया था, और मोदी जी के टाइम में ये नए मुकाम पर पहुंचा है, क्योंकि अभी जो रीसेंट समिट हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ था, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेट करी थी। फिर इन्होंने बताया कि कैसे G20 बाली समिट में इंडिया ने इंश्योर करा कि रशिया और यूएस के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव कुछ जो है टॉक या एक डिग्निफाइड वे में बातें रशिया और यूएस और उनके अलाइज जो है अपनी बात में रख सकें। फिर उन्होंने बताया कि एज अ G20 चेयर, जो कि इस साल 2023 में इंडिया G20 का चेयर है इंडिया के पास, तो कैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक नए एजेंडा को सेट करने के लिए। एजेंडा क्या है, क्या होना चाहिए एजेंडा? तो इन द पास्ट इट ऑलवेज वर्कड फॉर द जुडिशियस शेयरिंग ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पास्ट में जो है कैसे ग्लोबल पब्लिक गुड्स को इंडिया मतलब डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड के बीच में शेयरिंग पब्लिक गुड्स का कैसे होना चाहिए, उसके लिए इंडिया ने आवाज़ उठाई है। इट इज़ द टाइम नाउ टू अंडरटेक सिमिलर एफर्ट्स फॉर ग्लोबल डिजिटल एंड जेनेटिक गुड्स। अब जो है ग्लोबल डिजिटल गुड्स, और क्योंकि ज़माना बदल रहा है और डेटा वगैरह की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, और तो जेनेटिक गुड्स और ग्लोबल डिजिटल गुड्स, इनके लिए भी इक्विटेबल शेयरिंग इनकी हो और एक प्रॉपर पॉलिसीज़ बने, इसके लिए इंडिया को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इफ़ नॉट रेगुलेटेड ग्लोबली ऑन टाइम, दीज टेक्नोलॉजीज़ आर गोइंग टू प्ले हैवॉक विद ह्यूमैनिटीज़ फ्यूचर। तो इन जो ग्लोबल डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं और जीनोम टेक्नोलॉजी है, इन सबको जो है रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। फिर लेकिन चैलेंजेस भी हैं इंडिया के लिए। चैलेंजेस का एक्सटर्नली चाइना चैलेंज है, और डोमेस्टिकली क्या चैलेंज है? द एग्रीवेशन ऑफ रिलीजन इन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स। तो ये चैलेंजेस हैं, इनको डील करने की ज़रूरत है हमें। इंडिया डील करेगा इन चैलेंजेस से, तभी हम आगे और काम कर सकते हैं। अब एक और आर्टिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है क्योंकि हम चैट GPT के बारे में पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड है, AI वगैरह से रिलेटेड है। तो 2020 में AI में क्या हुआ और इसके क्या वर्सेस एंड प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले भास्कर चक्रवर्ती जी ने एक यहाँ पे पोएम जैसा कुछ लिखा है, 22 देयर वॉज वंस ए ईयर कॉल्ड 22 इन विच AI breakthrough were brand new. We saw synthetics that think and robots that can link to the world in a way that is true. अब इन्होंने एक ये पोएम लिखी और इन्होंने फिर बताया कि मैंने ये कहीं से उठाया नहीं है ना, मैंने खुद लिखा है। ये पोएम लिखा है चैट GPT ने। चैट GPT क्या है, आपको पता होना चाहिए कि चैट GPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट है जो कि पोएम्स वगैरह बहुत मॉडर्न, बहुत हाईली टेक्नोलॉजिकल है और AI पे काम करता है ये, और ये जो है पोएम वगैरह ऐसे वगैरह सब लिख सकता है। फिर इन्होंने और सब चैट GPT के बारे में बताया है। कुछ इतना काम का नहीं, आपको चैट GPT पता होना चाहिए। और इन्होंने एक और AI के बारे में बात करी है जिसका नाम है DALL-E। तो अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया कि चैट GPT एंड DALL-E रिसेंटली इन न्यूज़, तो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये AI चैट बॉट्स हैं। फिर इन्होंने चैट DALL-E के बारे में क्या लिखा है कि टेक्स्ट कमांड्स को इमेजेस में कन्वर्ट करता है वगैरह वगैरह। और एक जो है AlphaFold नाम का AI है जो कि डीप माइंड कंपनी ने बनाया है। इसने जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैज़ प्रेडिक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ 200 मिलियन प्रोटीन फ्रॉम मोर देन 1 मिलियन स्पीसीज। तो ये सब इतना ज़्यादा 200 मिलियन प्रोटीन्स और 1 मिलियन स्पीसीज को अगर ह्यूमन लोग उसको करते, सेग्रीगेशन करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इस जो है AlphaFold जो AI है इसने बहुत जल्दी कर दिया। फिर इन्होंने एग्जांपल दिया कि कैसे कोविड में AI
का यूज़ हम कर सकते थे, क्योंकि कोविड में बहुत डेटा, बिल्कुल रैंडम डेटा आ रहा था और उसको सेग्रीगेशन उसका डेटा का और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ह्यूमंस के बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि लेकिन यहाँ पर AI फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? AI was in theory the ideal tool. It could rapidly process vast amount of information on symptoms and patient types and circumstances and make life-saving decisions. तो AI ऐसा कर सकता था कि बहुत सारा डेटा प्रोसेस करके लाइफ सेविंग डिसीजंस ले सकता था। Indeed, numerous AI tools were developed for this purpose. इसके लिए नए AI tools बने भी, लेकिन इन्होंने बोला कि I found that across numerous reviews of 100 of these tools, the conclusion were unambiguous. They failed miserably in practical clinical settings. लेकिन जो है प्रैक्टिकल वे में ये सब ज़्यादातर जो है AI टूल्स वो फेल हो गया। फिर इन्होंने ये बताया है कि आगे क्या किया जा सकता है, और लास्ट में एक फिर से ChatGPT का पोएम दे रखा है इन्होंने, वो ChatGPT ने क्रिएट किया है पोएम, तो ये दिया है। फिर उसके बाद और तो इस पेज पे एक ये आर्टिकल है, लेकिन बहुत काम की बात नहीं है इसमें। आप इकोनॉमी से रिलेटेड है कि कैसे इकोनॉमी ग्रोथ जो है इंडिया की होगी और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो ये सब चीज़ें आप अगर इकोनॉमिक सर्वे वगैरह है तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, वहाँ से आप पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली आपका जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आते हैं। तो आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें कुछ इन्होंने प्रेडिक्शन वगैरह करी है, लेकिन मैंने ये पढ़ा, लेकिन मुझे इतना काम का इसमें लगा नहीं। उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमी के पेज पे। इकोनॉमी के पेज पे ये हमने कल ही अभी डिस्कस करा था RBI का जो है स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें हमने डिस्कस करा था कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, तो ये हमने डिस्कस कर दिया। उसके बाद इसमें मुझे एक काम का ये लगा कि कोल सेक्टर आउटपुट अप बाई 5.4%। वैसे तो ये कुछ काम की न्यूज़ है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोल सेक्टर क्या होता है। अब कोल सेक्टर में जो है 8 सेक्टर्स होते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आते हैं, जिसमें कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आते हैं। आपको कोर सेक्टर वगैरह ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वैसे तो ये इकोनॉमी के स्टैटिक में आपको कंप्लीट करना चाहिए और रिवीजन भी वहीं से करना चाहिए। फिर हम वर्ल्ड न्यूज़ पे आ जाते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में कुछ भी ऐसा काम का नहीं है। यहाँ पे 7 साल का और इनको जूकी को जेल हो गई। फिर जो है USA और रशिया में के प्लेन आमने सामने आ गए, और पुतिन ने अपने दोस्त शी जिनपिंग को बुलाया वगैरह। इसमें कुछ ऐसा काम का है नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बस उसके बाद मूवी के रिव्यू हैं, और इसमें कुछ जो इस साल की अच्छी मूवीज़ हैं उनके बारे में दिया है। आप इनमें से चाहें तो कुछ मूवी देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, आपका मन है। और बस कुछ गाने हैं यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप अगले वीडियो में नए साल पे। आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।